Hello friends, good morning. Today we are going to discuss about current affairs of the 26 July 2021. Okay. So हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि हर दिन कुछ ना कुछ अपन इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे. तो उसमें आज हम आप लोगों के लिए एक संस्कृत का श्लोक लेके आए हैं कि जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किंग लोचनाभ्यांग विहीनस्य दर्पणांग किंग करिष्यति. ये मेरे ख्याल से भर्तृहरि का श्लोक है, एक नीति श्लोक है कि जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किंग. मतलब कि जिसका बुद्धि स्वयं ही नष्ट हो गया है उसके सामने आपका शास्त्र युक्त वचन कुछ नहीं कर सकता है. जस नास्ति मतलब जिसका बुद्धि, जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा जिसका बुद्धि खुद ही नष्ट हो गया है, शास्त्रंग तस्य करोति किंग और उसके सामने शास्त्र युक्त वचन आप कितना भी बोल लीजिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा. वो जो चाहता है वही करे क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है. जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किंग लोचनाभ्यांग विहीनस्य दर्पणांग किंग करिष्यति. और अंधे के सामने आईना रख देने से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. वैसे ही जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो भ्रष्ट हो गया है, जो पथ भ्रष्ट है, उसके सामने शास्त्र युक्त वचन कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है. तो यह एक सीख है कि हम लोगों को जो है सो अपने आप को मेडिटेट करके, योगा करके और राइट पाथ पे चलने की कोशिश करना चाहिए. भागना नहीं चाहिए, गोल की तरफ हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए, लेकिन दौड़ना नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम सारे चीज़ें जितने सारे वैल्यू और नीति निर्देशक तत्वों को भूल करके हम दौड़ रहे हैं उस दौर में जहाँ पे सारे मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज फेयर इन द लव एंड वार वाली जो कंडीशन रहती है ना, वैसे ही कुछ कंडीशन रहती है कि वार से हमें बचना है, पीसफुल लाइफ जीना है. ठीक है. तो पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें मेडिटेशन और योगा करना ही पड़ेगा, अपने कल्चर की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा. ठीक है. रिटर्न ऑन योर कल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग and most I think requiring thing at the present situation, because lots of the people, even at I think 99% people are not awareing about your culture, even at awareing, but they are avoiding because of the money, because of the race, because of the achieving the goal. So this is the not a right way, okay, for living the life, because your life span is only 60 or 70 years. After that definitely you have death, and you do you know every person having know that most important thing is that डेथ इज ट्रू, मृत्यु सत्य है. 60 साल 70 साल में हमको मर जाना, फिर हम किधर भाग रहे हैं? हमें अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ जाना चाहिए, ना कि मतलब हम लोग ऐसा है कि जब हमको रियलाइज होता है, जब 60 साल के हो जाते तब रियलाइज होता है कि अरे मैं क्या कर रहा था यार, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए. तो वो एहसास 60 साल के बाद नहीं हो, वो 25-30 साल में हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. तो एक ये नीति युक्त वचन था जिसको हमें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए था. और हम लोग जो है सो अब चालू करते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन में. आपका जो पहला करंट अफेयर्स है आपके लिए वह यह है कि जो है सो तेलंगाना का जो है सो रामप्पा टेम्पल है. ठीक है. रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना में है. तो आप लोगों को मैप पे बता दूं कि ये हो गया आपका गुजरात हो गया. ठीक है. और ये आंध्र प्रदेश, इधर ये वेस्ट बंगाल हो गया. ठीक है. तो आपका जो है सो ये ऐसा कुछ ये राजस्थान हो जाता है, इधर ये ऐसा राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये जो है सो आपका महाराष्ट्र हो गया, ये जो है सो आपका कर्नाटक हो गया, ये और इधर से ये जो है सो आपका केरल हो गया, ये जो है सो आपका तमिलनाडु हो गया, और इधर जो है सो ये आपका तेलंगाना हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया. तो ये है आपका तेलंगाना. ठीक है. ये तेलंगाना में एक रामप्पा टेम्पल है. ये शिवलिंगा टेम्पल है. शिव के लिए जो बनाया जाता है, शिवलिंग रखा जाता है, उनको जो है शिवलिंगा टेम्पल बोलते हैं. भगवान शिव की पूजा होती है. अपने कल्चर में एक महान देवता माने जाते हैं. ठीक है. प्रणेता माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वह मृत्यु के लिए अधिकारी हैं, कि जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं. एक्चुअल में ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की थोड़ी सी स्टोरी बता दूं तो ये पहले ट्राइबल के देवता थे. ब्रह्मा विष्णु पहले तो आर्यन लोगों के जो देवता थे वो थे इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, नसाते, ये लोग थे. तो इंद्र को बोला जाता है कि फोर्ट बोलता है कि फोर्ट विनाशक, मतलब कि किलों को तोड़ने वाले को इंद्र कहा जाता. पहले इंद्र की पूजा होती थी. जब इंडिया में आर्यन लोग आए और यहाँ ट्राइबल लोग जो है सो, चूंकि आप शिव के ड्रेस को देखिएगा ना तो ट्राइबल जैसा लगता है. वो मृग के छाल पहनते हैं, शरीर में कुछ नहीं पहनते हैं, भावाभूति लगाए हुए एकदम
पगले जैसे रहते हैं। तो ये ट्राइबल पीपुल का जो ड्रेसअप है वो ट्राइबल पीपुल का है। तो वो आर्यन लोगों को ऐसा लगा अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, तो उनको फिर अपना लिए। फिर ब्रह्मा और शिव से ही फिर जो है सो शिव की उत्पत्ति हुई है, जो शिव पुराण कहता है। उसके बाद में जो है सो पार्वती जी को उन्होंने उत्पन्न किया, फिर वो जो है सो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कुछ चलता है, जो बहुत ही क्रिटिकल चीज है और पता नहीं सही है गलत है, आई डोंट नो। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, तो ब्रह्मा को क्रिएटर बोला जाता है, विष्णु को पालक बोला जाता है और महेश को जो है डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। तो ये तीनों जो है सो ट्राइबल पीपुल के देवता, तो जो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स से, ठीक है। तो बाद में जो है सो आर्यन लोग इसको अपना लिए और गुप्ता पीरियड में इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी जो आपको बताना था, क्योंकि कल्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो ये जो है आपका तेलंगाना जो है आपका, ये तेलंगाना स्टेट में रामाप्पा टेम्पल है, ठीक है। रामाप्पा टेम्पल को बनाने के लिए वहाँ के गंगा डायनेस्टी जो है आपका काकतीय डायनेस्टी, ये काकतीय डायनेस्टी यहाँ के रूलर थे गणपति देवा। इनके सेनापति जो थे राचा याद कर लेना, इसका थोड़ा नाम अजीब लग रहा, राचेरला रुद्रा सेनानी, राचेरला रुद्रा सेनानी। ये जो है इनके सेनापति थे। किनके सेनापति थे? काकतीय रूलर के, काकतीय रूलर के ये सेनापति थे राचेरला रुद्रा सेनानी। गणपति देवा जो यहाँ के राजा थे, इनके सेनापति थे। इन्होंने जो है सो रामाप्पा टेम्पल बनाया, ठीक है। और यह लगभग 1236 में, 1236 से 1300 के बीच में। और मार्को पोलो यहाँ विजिट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन जाता। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब इंक्लूड किया गया तब 20 साल न्यूज में है। तो पहला तो ये करंट अफेयर्स है कि कहाँ का है, तो तेलंगाना का है, ये क्लियर हुआ। दूसरा चीज ये है कि जो है सो मार्को पोलो विजिट किया था क्या? तो हाँ विजिट किया था, इस चीज को याद रख लेना आप लोग, क्योंकि काकतीय डायनेस्टी में जब मार्को पोलो विजिट करने गया था तो यहाँ पे इस टेम्पल पे वो गया था, ठीक है। और एक किसका टेम्पल है? तो भगवान शिव का टेम्पल है। अब चीज है, अब यहाँ पे होता है कि टेम्पल बनाने के पहले के स्टाइल 3 थे। एक है बेसर स्टाइल है, नॉर्थ वाले में नागर स्टाइल है और साउथ वाले में द्रविड़ स्टाइल है। ये थोड़ा सा समझ लो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में, प्रीलिम्स में, स्टेट पीएससी में जरूर पूछता है कि कौन सा टेम्पल कौन से स्टाइल में बना है। तो उत्तर भारत वाले लोग जो है सो अपन नागर स्टाइल में बनाते थे, साउथ वाले जो है सो आपका द्रविड़ स्टाइल में बनाते थे। आपका ये हम बता दें, ये आपका जो है सो इंडिया का मैप हो गया। तो कुछ अभी देखो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एडजेक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ ड्रॉ दें। तो देखो ये मिडिल इंडिया हो गया। तो मिडिल इंडिया में जो कर्नाटक और इधर जो है ना महाराष्ट्र तक आपका जो है सो इधर जो है सो ये लोग जो है सो नागर स्टाइल में बनाते थे, ठीक है, नागर स्टाइल। और इधर वाले द्रविड़ स्टाइल में बनाते थे, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में। और यहाँ पे कर्नाटक में एक बेसर स्टाइल था, ठीक है, बेसर स्टाइल। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था अभी पिछले साल। तो जो द्रविड़ स्टाइल है इसमें क्या किया जाता है, ये टेम्पल हो गया, मान लीजिए ये टेम्पल हो गया, तो इसके गेटवा को खूब ऊंचा बनाया जाएगा, गेट को काफी ऊंचा बनाया जाएगा, उसको बढ़िया सजाया जाएगा। तो कहा जाएगा कि ये द्रविड़ स्टाइल है। और नागर स्टाइल में मंदिर को जो है सो चारों तरफ से नहीं बनाया जाता है, मतलब कि मंदिर के प्रांगण को घेरा नहीं जाता है, प्रांगण ओपन रहता है, मंदिर पे ध्यान दिया जाता है, उसका विमान हो गया, उसका कलश हो गया, मतलब उस टाइप से छतरी वगैरह बनाया जाता है। ये जो है सो नागर स्टाइल में बनाया था। लेकिन जो द्रविड़ स्टाइल उसमें चारों तरफ से घेर देगा मंदिरवा को, और उसके बाद में क्या करेगा ना कि जो है सो बड़ा सा एक दीवार, मतलब दीवार बनाएगा ऊंचा, उसको बोलेगा गोपुरम है ये, ठीक है। उसका ऊंचा दीवार होगा, एंट्री गेट पे ही बनाएगा। आप देखना, आप जितने भी आप अभी गूगल करना है फोटो, जो भी द्रविड़ शैली में बनी मंदिर है, जो साउथ की मंदिर है, जैसे गेटवा पे जैसे उसका देखोगे ना तो बड़ा सा एक बनाएगा एकदम, और उसको बोलेगा वो गोपुरम है, एंट्री प्लेस है, ठीक है। और बेसर स्टाइल जो है इन लोगों का मिक्सर था, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे कि अब ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि पहले तेलंगाना में कौन सा टेम्पल है, रामाप्पा टेम्पल है, किसने बनाया? रुद्रा, बोलता है कि रुचेरला जो है राचेरला रुद्रा सेनानी, इसको याद रखना, नाम थोड़ा टफ है। कौन सा डायनेस्टी का ये जो है सेनापति था? तो आपका काकतीय डायनेस्टी का रूलर कौन था? गणपति देवा था। कब बना? 1236 के आसपास बना है, ठीक है। अब जो है सो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से फेसिंग में है? तो ये ईस्ट फेसिंग में है, मतलब कि जो है सो आपका ईस्ट फेसिंग में है, मतलब कि ये जो है सो इसका मुंह जो है सो इधर है, ठीक है, इधर है। अपने यहाँ सूरज जो है सो पूरब से अपने यहाँ आता है, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन कुछ ऐसा है, तो सूरज जो है सो पूरब से आता है। तो जब पूरब से आता है तो इसका ईस्ट फेसिंग है। उसके बाद में जो है सो ये द्रविड़ स्टाइल में बना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि ये मंदिर है, मान लो कि ये मंदिर है, तो नीचे जो है सो रेड स्टोन है, ऊपर जो है सो व्हाइट स्टोन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
तो नीचे जो है सो रेड है, ऊपर जो है सो क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो आप रेड पहले आता है, आर पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, मतलब जब ऊपर चढ़ोगे तो पहले रेड आएगा फिर व्हाइट आएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है सो करंट अफेयर्स हो गया, आपका पहला करंट अफेयर। दूसरा चीज है कि अब देखो हिंदू में ज्यादा कुछ करंट अफेयर्स आज था नहीं, तो हमने जो है सो जो मिला उसको हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में जो है सो दूसरा चीज है क्लाइमेट रिस्क, एक एडिटोरियल आया है। तो जो एडिटोरियल आपका आया है, क्लाइमेट रिस्क वाला जो एडिटोरियल आया है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें जो भी राइटर है उनका कहना क्या है, वो थोड़ा सा जो है सो क्लाइमेट चेंज से रेट कर रहे हैं मानसून को, ठीक है। अपने यहाँ जो मानसून अभी जो आ रहा है, क्योंकि इस बार जून में बारिश नहीं हुई है, और बारिश कब हुई है तो जुलाई में हुई है। तो जून में नहीं बारिश होने का, जुलाई में बारिश होने का रीजन क्या है आप देखना। ये मतलब एक अनुमान है, मतलब एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट अनुमान तो है नहीं। ये आपका 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर हो गया, और जो है सो 8 डिग्री हो गया 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट आपका हो गया। तो अब क्या है कि 2 बार, पहले साइक्लोन ये वाला आया, फिर साइक्लोन ये वाला आया, ठीक है। तो जब ये साइक्लोन आया तो मानसून का डायरेक्शन देखो, मानसून का डायरेक्शन रहता है ऐसे, लेकिन मानसून की हवाएं जो है सो टकराती हैं ऐसे, मानसून की हवाएं टकराती हैं ऐसे। और इसी में जैसे ये मानसून एक्चुअल में होता है, हवा ऐसे आई और ऐसे मुड़ी, हवा ऐसे आई और ऐसे मुड़ी, हवा ऐसे आई और ऐसे मुड़ी। तो हवा ऐसे आई और ऐसे मुड़ी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, यह डायरेक्शन है। ये एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन ही आता है कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऐसे याद रख लो, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हो गया मानसून का डायरेक्शन। तो ईस्ट साउथ ईस्ट से क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि हवाएं ऐसे आई और ऐसे काट रही, ऐसे आके ऐसे काट रही, ऐसे आके ऐसे काट रही, तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ रही ना, तो ये हो गया डायरेक्शन। अब क्या पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब 2 साइक्लोन आ गया। जब 2 साइक्लोन आया है ना, तो क्या किया, हवा का डायरेक्शन ही बदल दिया। ये 2 साइक्लोन जब आया तो आपको याद हो कि ये 2 साइक्लोन, एक साइक्लोन इधर आके अभी टकराया था, इसके पहले इधर आके इधर टकराया था। तो हवा जो अपना जो है 0 डिग्री से क्रॉस होके ऐसे आके ऐसे आ रही, ऐसे आके ऐसे आ रही ना, इसका हवा का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये जो है सो ऐसे जा रही, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसको और धकेल दिया, तो इधर भी नहीं टकराई। तो उससे क्या हुआ कि मानसून जो है सो अपने यहाँ जो आगे तो टाइमली आया था, लेकिन टकराया, जो डायरेक्शन ही हवा का चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है सो मानसून का जो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो है सो साइक्लोन है, और साइक्लोन हिट करने के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अकॉर्डिंग टू लेखक कहना चाहते हैं इस आर्टिकल में कि जो अभी जो साइक्लोन आ रहा है, अभी आपके इनके हिसाब से साइक्लोन आप देखना कहीं लिखे हैं 80% साइक्लोन का ड्यूरेशन अभी बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अब देखना साइक्लोन जनरली क्या होता है कि एक हवा ये रहती है और दूसरा हवा जो इधर से आके इधर ये वाली आई, तो दोनों टकराएगी तो साइक्लोन बनेगा, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, जहां हवा टकराएगी वहां साइक्लोन बनेगा। और साइक्लोन यहाँ हवा क्यों टकराई, क्योंकि सूरज मान लो यहाँ है, तो मालिक और कुत्ता वाला कंसेप्ट याद रखना, सूरज पीछे रहता है और आइसोथर्म उसके आगे चलता है। क्यों, क्योंकि जहां पे आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन, अब सूरज यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे चमक रहा है, लेकिन क्या है, गर्मी ज्यादा यहाँ पे आ रही है, कि यहाँ पे सेम टेम्परेचर वाली लाइन आइसोथर्म की यहाँ बन रही है। तो अब मान लो कि अब यहाँ पे है, तो अब 2 हवाएं जो है सो आइसोथर्म जहाँ पे रहेगा वहीं पे 2 हवाएं आकर टकराएंगे। सूरज यहाँ है तो अभी हवाएं यहाँ पे, अभी जो है सो हवाएं यहाँ पे टकरा रही हैं, तो ये मानसून की ट्रफ बन रहा है। अभी जब मानसून पर आएंगे तो आपको बताएंगे। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब ये 2 हवाएं यहाँ टकरा रही थी, सूरज यहाँ था, तो जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ा वैसे वैसे हवाएं टकराते ऊपर आते आते अभी जो है सो ये राजस्थान से लेकर यूपी से लेकर के बंगाल वाली जो ट्रफ बना हुआ है, ये बना हुआ इधर से हवाएं खींच रहा है, इधर से हवाएं खींच रहा है, और इधर जहां भी पहाड़ मिलता है वहां टकरा के बारिश हो रही है, वन मिल रहा है वहां टकरा के बारिश हो रही है, और नहीं तो ये हवाएं यहाँ तक जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक जाते हैं, जब देखो कारण तो ये है, राजस्थान से लेकर यहाँ तक कारण है, और ये बेचारा मेन कारण है, इसके पास बारिश नहीं है। क्यों बारिश नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पहाड़ नहीं है, अरावली ऐसे है तो इसके पैरेलल हवा निकल गई, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है, इसके पास पहाड़ नहीं है, अरावली पैरेलल निकल गए। दूसरा चीज है कि जब हवाएं चलती है ना, तो बारिश करते करते इसके पास आते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो पानी ही नहीं है। बोले जिसने कॉज मतलब जिसने गड्ढा खोदा वो पानी नहीं पिया, जिसने गड्ढा नहीं खोदा वो पानी पिया। ये समाज का रूल है, ये नेचर का रूल है, ठीक है। आम फल देता है लेकिन फल खाता है क्या आम, ठीक है। इसलिए जो है सो परोपकार इसी से ऊपर आता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया कि अब जो है सो साइक्लोन का, अब देखना आप, ये जो है आपका साइक्लोन का डायरेक्शन जो इधर बनता है वो तो देखो पृथ्वी का भी डायरेक्शन यही है, तो ऐसे रोटेट कर रही है। तो अब दिक्कत कहाँ पे है कि जो है सो
साइक्लोन का इधर बढ़ने का टेंडेंसी है, और यहाँ वाले साइक्लोन को इधर टकराना नहीं चाहिए, इसको इधर ही बढ़ना चाहिए, इसका इधर बढ़ने का डायरेक्शन जब साइक्लोन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इंटेंस जो है सो जंगलों को काट दिया गया, जंगल को काट दिया गया और फैक्ट्रियां लगा दी गई, तो अब क्या होगा कि हीटलैंड बन गया। अब साइक्लोन को जहां लो प्रेशर वहां मूव करेगा, तो साइक्लोन अब इधर आने के बजाय कहां इधर टकराने लगा, इधर टकराने लगा, इधर टकराने लगा, इधर, और क्या हो गया यहाँ पे साइक्लोन की एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ हो गई। तो इतना लेखक ने नहीं बताया, हमें जो हमें पता है हम अपने हिसाब से जो अनुमान है और जो चीजें हैं जो हम जानते हैं उसके हिसाब से आपको बता दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क क्यों है, क्यों टफ टू बोलते हैं जो है सो आपका एक्यूरेट फोरकास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब जो है सो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट को फोरकास्ट करने में भी तकलीफ आ रही है। तो जब फोरकास्ट नहीं होगा प्रॉपर, मतलब कि हम बताएंगे नहीं, हमें 2 दिन 4 दिन पहले पता नहीं चलेगा, तो क्या होगा, डिजास्टर आ जाएगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा, तब तक तो मामला हाथ से निकल गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है सो आपका रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी देखो कि इधर पेनिनसुलर इंडिया में और इधर महाराष्ट्र में जो है सो जितना पानी होना चाहिए उससे ज्यादा पानी हो गया 10 दिन में, ठीक है। तो अचानक से बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, अभी महाराष्ट्र में 112 लोग मर गए थे, आपको पिछले दिन कल ही बात कर रहे थे। साइक्लोन का डायरेक्शन भी, साइक्लोन का डायरेक्शन किधर है, इधर आने का है, इधर वाला तो टकराएगा ही, उड़ीसा से लेकर के और बंगाल से लेकर तमिलनाडु तो इधर टकराते रहता है, इधर दिक्कत नहीं है, इधर वाले कम इफेक्टेड थे। अब इधर वाले क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो इधर अब अटैक करने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 80% साइक्लोन, रेनफॉल, टेम्परेचर और जो है सो आपका वार्मिंग और प्रेशर, ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं और इंडिया को जो है सो वल्नरेबल बना रही है, इंडिया को जो है सो मतलब कि अस्थिर बना रही है इकोनॉमिक और ये सारी चीजें से। अच्छा, अब ये हमारा दूसरा एक और एडिटोरियल है मनी चेंजर डिजिटल करेंसी के बारे में, जो है सो अभी आपको आरबीआई ने अनाउंस किया है कि हम अपनी जो है सो डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। तो आरबीआई ने जब अनाउंस कर दिया कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, तो उस पे लेखक का जो अपना सवाल है, जवाब है, वो अपना बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिजिटल करेंसी की दुनिया समझ लेना भैया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी क्या होता है कि 2008 में आपको पता है कि जो है सो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। क्यों आया था, क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस, उसमें क्या किया गया कि लेंडर जो यूएसए में जितने लेंडर थे ना, जो ऑलरेडी घर लिए हुए थे, पैसा नहीं चुका रहे थे, तो और सरकार ने और सिक्योरिटी छाप के और उनको लोन देने लगी और वो पैसा फाइनली डूब गया और वहां का जो इम्पैक्ट पड़ा वो ऑल वर्ल्ड पे पड़ा। तो यहाँ पे एक सातोशी नाकामोटो करके जापान का एक आदमी था, ठीक है, सातोशी नाकामोटो। अब मान लीजिए कि हमने बैंक में पैसा जमा किया है, हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक में पैसा जमा हो गया, तो वह पैसा पे हम चाहते हैं कि हमको रिटर्न मिले और जब जरूरत पड़े तो हम पैसा निकालें। अब ये जब ससुरा बैंक में डूब जाएगा तो हमारा तो रिटर्न भी गया और हमारा जिंदगी भर का सेविंग भी चला गया। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, अब यहाँ पे इसका पैसा डूबा तो बोला कि हम बैंक का सिस्टम ही बदल डालेंगे, हम तो ले आएंगे डिजिटल करेंसी, साला बैंक में पैसा ही नहीं रहेगा, हमारा बात खत्म। तो इसने ले आया है सो क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, तो यह जो है सो अब पैसा हाथ में नहीं लेके घूमना है, अब वो मोबाइल में पैसा है, मोबाइल में आपका जो भी ईमेल अकाउंट है उस टाइप से कुछ वैलेट है। तो इसमें क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में जो है सो ये है जो है सो आपका ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो है सो आप हमने जितना ट्रांजैक्शन किया है वो सबको दिखेगा, ठीक है, और कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, और नया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि पुराना सारा चीज दिख रहा है और नया जितना भी ट्रांजैक्शन और वो चीज दिख रहा है, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। दूसरा चीज ये है कि यह क्रिप्टो करेंसी जो है सो अब यहाँ पे है कि ये क्रिप्टो करेंसी कोई पैसा वैसा तो है नहीं, ये मतलब कि फिजिकल मनी तो है। मान लीजिए कि कल के दिन इसका वैल्यू 0 हो जाए तो कोई पैसा नहीं, जैसे 10 रुपए का वैल्यू मान लीजिए कोई अभी हमको मान लीजिए 10 रुपए हमारे पास में है और तुम नहीं मान रहे तो हमारे भी एक पास जाएंगे, बोलेंगे फलना नहीं मान रहा, हमको इसके बदले दूसरा नोट दो, या फट गया तो दूसरा नोट दो। और ये इसका कोई माई बाप ही नहीं था। तो इसमें लोग क्या करते थे कि टेरर फंडिंग का डर था, फलना बहुत सारी चीजें, जब कभी पढ़ाएंगे डिजिटल करेंसी तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो लेखक कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने 4 साल तक, अच्छा एक चीज और है कि लोगों ने अभी इंडिया में खूब क्रिप्टो करेंसी खरीदा और बेचा, टैक्स से कोई बात ही नहीं है। तो सरकार ने नया रूल लेके आया, बोला जितना लोग डिजिटल करेंसी खरीदा बेचा है ना वो टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो टैक्स चोरी की बात आ रही, तो सरकार अभी तक 4 साल तक जो है सो आरबीआई बोलते रहा कि भैया डिजिटल करेंसी हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी का हमारे पास कोई लीगल टेंडर नहीं है, ना हम मानते हैं ना कोई ट्रेड करे, सबको वार्न कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, बोला कि
ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है पब्लिक का, व्यापार तो फंडामेंटल राइट में आता है ना, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? फिर जो है सो सुप्रीम कोर्ट आरबीआई को लगा कि हमें मानना चाहिए, और तब तक जो है चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। अब लग गई मिर्ची लग गई, तो ये लोग जल्दी में इन्होंने अपना डिजिटल करेंसी अब लेके आ रहे हैं। अब डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 अब ये पार्लियामेंट में आएगा, फिर पास होगा, फिर इस पे आगे की बात चलेगी। अभी मतलब कि ऐसा जताया जा रहा है कि ये बिल आने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो अब इनका कहना है, जो लेखक 86% बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी में लोग इंगेज हैं, 60% लोग R&D में, 14% पायलट प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं। चाइना के डिजिटल रेवेन्यू लॉन्च हो गई है। अब यहाँ पे दो चीज है कि गोल्स क्या है, तो हमें पेपरलेस बनाना, जाहिर सी बात है डिजिटल करेंसी आ जाएगा तो पेपरलेस सिस्टम हो जाएगा, पेपर का खर्चा बचेगा और जो है सो सिक्योर रहेगा, कहीं ले जाना ले आना आसान रहेगा, तुरंत ट्रांसफर कर लेंगे, बहुत सारा फायदा है। दिक्कत क्या पे है, गांव के लोग को पता ही नहीं है। अब गांव कितने 30% शहर में रहते हैं, बाकी तो 70% गाँव में रहता है लोग। तो गांव के लोगों के लिए क्या होगा, गांव के लोग डिजिटल करेंसी जानते ही नहीं है। दूसरा चीज फ्रॉड, ये जो है साइबर अटैक और ये सारी चीज है। तो ये चैलेंजेस को हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको मार्केट में उतारेंगे, नहीं तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा। उसने लगा दिया वो तांबे के सिक्के, लोग लगे बनाने और झाड़ने, और बाद में ऐसे ढेरी के ढेरी लगी रही है, उसको वो कहा गया कि पागल बादशाह था, जबकि सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था। तो थोड़ा सोच समझ के हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल था। नेक्स्ट आप लोगों का आर्टिकल है कि तमिलनाडु स्टेट ने जो है सो डेटा बैंक क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि हम माइग्रेट वर्कर का डेटा बैंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे साथ काम करो, मैप तो हम मास्टर बना देंगे, ठीक है। तो आपका कुछ ये जो है सो ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये तमिलनाडु स्टेट है। तो तमिलनाडु स्टेट क्या बोल रहा है कि जो है सो आपका हम माइग्रेंट वर्कर का डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, डेटाबेस बनाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि कौन हमारा वर्कर कहाँ पे है, हमारा जो है सो इंडस्ट्रीज में कहाँ के कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता रहेगा। इससे उनके वेलफेयर की स्कीम इजी वे में हम अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो है सो सिटीजन सेंट्रिक जब भी हमें काम करना हो तो हमें पता रहेगा कि हमारे यहाँ इतने माइग्रेंट वर्कर हैं, इस स्टेट के हैं। तो एक बढ़िया कोऑर्डिनल रिलेशन एस्टेब्लिश करके स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करके हम ये काम कर सकते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि मान लीजिए सारे स्टेट अगर ऐसा कर लेते हैं तो एक दूसरे स्टेट के बीच में मतलब आपके हमारे यहाँ इतना लोग हैं, आपके हमारे इतना लोग हैं, आप हमारे इतना लोग ये कर दो हम आपके, तो मतलब एक बढ़िया फ्रेंडली रिलेशन बन सकता है। लेकिन लोग जो है ना अपने पॉलिटिकल विल और फेम्स के हिसाब से काम करते हैं और पब्लिक के बारे में कोई सोचता नहीं है। आप ये गलत सोचते हो कि कोई पब्लिक लीडर आपके बारे में सोचता है, वो नहीं सोचता। वो ये इसलिए काम करता है आपके लिए कि आप उसको वोट दोगे, इसलिए नहीं काम करता है कि वेलफेयर अप्रोच है कि हम इन्होंने जिताया, इनके पैसे से हम जी रहे हैं तो इनके ऊपर काम करें, कभी नहीं। उनका बस एक ही मोटो रहता है कि हम आप काम कर रहे हैं, आप हमें वोट दोगे। तो ये समझना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा एक स्टेप है, और आप मेंस प्रोग्राम में कहीं लिख सकते हैं कि तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जो ऐसा सोच रहा है। उसके बाद में यूनाइट मूवमेंट के बारे में बात करें अगर हम, तो अब देखो अभी हमारा जो है सो इंडिपेंडेंस का जो है सो आपका 75 ईयर्स होने वाले हैं। तो हम लोग आज़ादी के 75 ईयर्स में पहुंचने वाले हैं। तो अब हमारा जो है सो यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है। वह काम यह है कि अमृत महोत्सव हम इसके उपलक्ष्य में मनाएंगे। और जो है सो आपको पता होगा कि जो है सो 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन वैसे ही है यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन जो बुराई है, जो गलत चीजें हैं, भारत से भगाने की बात हो रही, मोदी जी आह्वान कर रहे हैं। लेकिन हमें कोविड-19 को ध्यान रखना है। तो यूनाइट मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना कि आजादी के 75वां ईयर से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद में 35% ऑफ द आंगनबाड़ी एंड द गवर्नमेंट स्कूल जो है सो उनको टैप वाटर नहीं मिल रहा है। मतलब क्या कि नल जल का सुविधा जो है सो उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नल जल का सुविधा किसको नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में जो औरतें और महिलाएं और बच्चे काम कर रहे हैं और जो सरकारी स्कूल के बच्चे काम कर रहे हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लागू ही नहीं हो पा रहा है। तो एक तो कोविड-19 है, दूसरा चीज है ऑफिसरशाही है। वो चाहते नहीं है, वो तो चाहते हैं कमीशन। उनको थोड़ा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं कि जी रहे हैं, हम लोग मरे कि जिए, उससे मतलब नहीं है। तो दिक्कत यह है कि जल जीवन मिशन के 10 महीना हो गया है और अभी तक जो है सो ये हुआ नहीं है, और इसके कारण डिजीज और हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। जाहिर सी बात इफेक्ट पड़ेगा। अब एक चीज और समझ लो आप, देखो आपको पता होगा कि सिविल सर्विस एग्जाम में एक टाइम आया कि इसका एज घटा के 18-19 साल कर दिया था, ठीक है। रिपन के टाइम जब आया था 1878 के आसपास में, तो उसने जो है सो 18-19 साल कर दिया।
भारत में शिक्षा कब से चालू होता है? तो 5 साल तो ससुरा जो है सो नर्सरी में बीत जाता है, गांव में जाओगे तो, ठीक है। 5 साल तो नर्सरी में ही चला गया, 5 साल नर्सरी में चला गया। अब वो बच्चा जब तक 5 साल में जैसे क्लास 3 3rd स्टैंडर्ड में चला गया शहर वाला। अब ये तो ये हो गया। दूसरा चीज सुविधा की बात करो तो सुविधा कुछ नहीं है। गांव में जब जाओगे ना तो सुविधा कुछ नहीं है, बच्चा बस पढ़ते जाता है, 10वां में चला गया, 12वां में चला गया, और उसके बाद में कुछ समझ में आए तो अगर कोई पैसा वैसा वाला फैमिली है तो इंजीनियरिंग बन गया, इंजीनियर बन गया, नहीं तो डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बन जाता है इंजीनियर तब समझ आता है अरे भैया हमको तो सिविल सर्विस में जाना था, हमारा तो पैशन ये है। फिर वहां से वो माइग्रेट करके आता है, तब तक इसका उम्र हो जाता है लगभग 30 साल। और जो शहर का बच्चा है उसको ऑलरेडी पता है कि हमें करना क्या है, मतारी बाप गाइडेंस देता गया तो 22 साल में वो सिविल सर्विस क्रैक कर चुका है और जो है सो IAS बन गया, और तुम्हें पता चला 30 साल में। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये डिफरेंस है गांव और शहर में। और उसके बाद में ये गवर्नमेंट बोलती है कि सिविल सर्विस का एज घटा दो, इसको 20 साल कर दो। अरे 15 साल कर दो ना, दिक्कत वहां नहीं है, लेकिन सबको बराबर स्टेज में तो ले आके करो कि जो 75% ग्रामीण जनसंख्या है वो पता नहीं है उसको, और तुम जो आपका 25% शहरों में रहती है उसके लिए तुम सिविल सर्विस बनाए हो क्या है? तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब तक आप दोनों को, गांव के बच्चों को सेम इम्यूनिटी दो, शहर के बच्चों को सेम इम्यूनिटी दो, जो एज लगाना लगा दो, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा आपके ऊपर। लेकिन पहले बराबर तो करो। 70 साल में मोदी जी को उम्र अभी 70 साल हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि आपको राजनीति छोड़ देना चाहिए, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। दिक्कत यहाँ पे है कि सिविल सर्विस में दिक्कत नहीं है, ये लीडर ही उसको बर्बाद किए। ये जितने लीडर हैं वही उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करना चाहते, वो नहीं करता है। तो देखो कितने ट्रांसफर, खेमका को देख लो कितने ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो दिक्कत वहां पे नहीं है, दिक्कत हम लोगों में है, हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में चाइना और पाकिस्तान जो है सो अभी अफगान इशू को जो है सो टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत यह है दोनों डरे हुए हैं। अब समझना थोड़ी इनकी जो है सो क्या स्थिति है। तो ये दोनों अभी 1-2 बार हम और चर्चा करेंगे। अभी ये आते रहेगा आर्टिकल, जब तक ये इसका इशू खत्म नहीं होता आर्टिकल तो आते रहेंगे, हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो है सो आपका इंडिया हो गया, ये इधर रेगिस्तान हो गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या है कि ये इधर से ये पाकिस्तान हो गया, और जो है सो यहाँ से जो है सो ये अफगानिस्तान हो गया, और इधर से ईरान हो गया, ठीक है। तो अब इधर से ये चाइना हो गया। तो ये पाकिस्तान और ये चाइना मिलकर चाह रहे हैं कि इसको जो है सो अब जब ये पूरा तालिबान जब कब्जा लेगा, अभी यहाँ पे अभी शुरू कर दिया कब्जा, ना मारना पीटना सब चालू है अभी। जब ये कब्जा लेगा तो दिक्कत ये है कि इनकी ये बाउंड्री है, इधर ये उइगर मुस्लिम है, और इंडिया को भी डर है कि इधर जब फ्री हो जाएगा सब तो हो सकता है कि इधर ये मारे, इधर धक्का मारे, कश्मीर की तरफ आना शुरू कर दे सब, क्योंकि वो तो रिलीजन की दिक्कत है ना, वो रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं। वो एक्चुअल में वो आज भी बारबेरियन ही है। अगर थोड़ी सी हिस्टोरी आप जानो तो 700 AD के पहले आपका जो है सो आपका ये हो गया अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये रेड सी हो गया, ये यमन हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया, ये ईरान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, और ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो और यहाँ से ये कुछ ऐसा हो गया, और ये स्कॉटलैंड वगैरह हो गया, और इधर आप आओगे तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब ये जो है ये वाला जो इलाका था ना, ये वाला ये पहले सिल्क रूट था, यहाँ से पहले ट्रेड होता था। तो जो मोहम्मद साहब थे ना, मोहम्मद साहब, उनके चाचा जो है सो इसी ट्रेड में इसी जो ऊँटों पे व्यापार होता था चाइना से लेकर के और इधर यूरोप तक, इधर अफ्रीका तक जो व्यापार हो रहे थे ना, तो मोहम्मद साहब को उनके चाचा जो है सो ऊँट पे बैठा के ले जाते थे, ले आते थे। मोहम्मद साहब जो इनके गुरु हैं, जो मुस्लिम के गुरु हैं मोहम्मद साहब, उनके चाचा उनको ले आते थे, ले जाते थे। तो दिक्कत क्या था कि ये पूरे बारबेरियन थे, मार काट करने वाले लोग थे। तो क्या करते थे कि लुटाई कर ली, काट दिए, मार दिए, लूट लिए। मोहम्मद साहब पूरे जिंदगी भर ही देखते रहे, बोले ये हो क्या रहा है। जब तक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इनके सबका अपना अपना अलग अलग भगवान था, कोई एक भगवान ही नहीं था। तो अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, इन सबको बांध दिया जाए धर्म से, क्योंकि रिलीजन से आप बांध सकते हैं किसी को, और कोई तरीका नहीं है। कल्चर, रिलीजन और भगवान के नाम पे ही आप डंडा दिखा के बांध सकते हो, और कोई तरीका ही नहीं है। और भगवान एक चीज और देखना, गॉड इज इक्वल टू एनर्जी होता है, गॉड इज इक्वल टू ऑलवेज एनर्जी होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपके पास है क्षमता तो आप काम करोगे, नहीं क्षमता है तो नहीं करोगे। इसलिए सब में कहा जाता है कि गॉड है, क्योंकि सब में एनर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब मोहम्मद साहब ने जब देखा कि अरे भैया ये तो सब लड़ रहा है, कट रहा है, तो
तो एक काम करते हैं, एक रिलीजन बनाते हैं। तो उन्होंने एक इस्लाम रिलीजन बनाया और धीरे धीरे इसको फैला के सबको बांध दिया। जब सब फॉलो करने लगे, बारबेरियन सब हो गए, सब जैसा होने लगे, तो इतने बड़े हो गए कि इधर यूरोप वाले को लगे ठोरने, इनको थूर थार दिए। इसके बाद इंडिया में आके इधर खूब धूम मचाया, इधर भी ये बढ़ गया सब और ये पूरा कब्जा लिया। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन से बन गया। नहीं तो उसके पहले तो ये एकदम ऐसा था ये सब कि मतलब कि अपने में इतना मारकाट करता था कि पूछो मत। तो जीन्स तो वही है मारकाट करने वाली। तो अब दिक्कत कहाँ पे है कि अब रिलीजन जो है ना, अब वो रिलीजन में जो है सो इम्प्यूरिटी आ गई है, इम्प्यूरिटी आ गई है, इसमें भी बंट गए हैं, बहुत सारे खंड हो गए। तो अब स्थिति और फिर से वही हो रही है बार बार वाली। जब तक फिर से इसमें कोई ऐसा आदमी आएगा जो पूरे सबको एक साथ कंट्रोल कर ले रिलीजन के नाम से, फिर से स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं तो इतना जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चलो हटाओ। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान अफगान इशू पे लुक कर रहे थे। हाँ, तो इनको डर क्या है कि ये बॉर्डरवा सही नहीं है, ये पाकिस्तान का जो है ना, ये वाली जो लाइन है ना, इसको पता है ड्रोन लाइन बोलते हैं, जो भी लाइन बोलते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो जब ये सही नहीं है तो इनको अभी इनको डर ये सता रहा है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो हमारे तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, हमसे लड़ाई हो जाएगी। उइगर मुस्लिम पर जो अत्याचार करना है तो धार्मिक संगठन है, तो इधर मारना पीटना शुरू कर देगा चाइना को। तो ये दोनों मिल करके चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा सेटल डाउन किया जाए ताकि हमारे तरफ नजर उठा के कभी नहीं देखें, और इनका यूज किया जाए कहाँ पे, इनका यूज किया जाए इंडिया में, और इधर जो है ईरान और जो इनके अपोजिट वाले देश है ना, उधर जाके इनको भिड़ाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ चल रहा है। उसके बाद में जो है आपका वाइल्ड फायर की बात करते हैं। वाइल्ड फायर का मतलब ये होता है कि जंगलों में आग लगती है। तो जंगल में आग लगेगा तो क्या होगा, जंगल में आग लगेगा तो आपको पता है कि जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जानवर जल के मर जाएंगे। तो डाइवर्सिटी खत्म हो गई, विविधता खत्म हो गई। जब विविधता खत्म होगी तो क्या होगा, विविधता खत्म होगी तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो फूड चेन है, ये जो है सो आपका ये ग्रास है, प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर जो है सो हिरन बकरी हो गए, इसको खाने वाले जो है सो हम हो गए, और हमको या इनको खाने वाले जो शेर हो गए। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये 3 ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब ये जल जाएगा तो ट्रॉफिक लेवल में ही खत्म हो गया। जब ट्रॉफिक लेवल ही खत्म हो गया तो जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, पॉल्यूशन बनना चालू हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो डिजास्टर आएगा, डिजास्टर आएगा तो हम लोग के ऊपर खतरा आ गया। तो भैया इसको तो रोकना पड़ेगा। चालू तो यहीं से होगा ना। क्यों हुआ? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, बीड़ी पी के फेंक देंगे, सिगरेट पी के फेंक देगा सब। दूसरा चीज क्या करेगा कि जो है सो महुआ बीनने के लिए लोग आग लगा देंगे, गांव के लोग होते हैं। तीसरा चीज ये है कि क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज का भी फर्क पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का फर्क कैसे पड़ता है कि जैसे अब यहाँ पे जो है हवाएं, गर्म हवाएं चलने लगेगी, गर्म हवाएं चलेगी तो पेड़ आपस में टकरा रहे हैं तो वहां से घर्षण से आग लग जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो है सो ह्यूमन निर्मित जो कार्य है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे अभी अमेजन फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बदले ज्यादा छोड़ रहा है क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट में भी आग लग गया था। ठीक है, तो इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारे लाइफ में आने वाले जो नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसका कंसेप्ट काम नहीं कर पाएगा आगे। तो इसको रोकना जरूरी है। तो ये आपके करंट अफेयर्स से द हिंदू के हमने डिस्कस किए। कल वाले करंट अफेयर्स जो इसके आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करके आपको डाल देंगे। आपका 25 तारीख का, ये 26 तारीख का है। थैंक यू।